अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 10 में हमने एलोट्रॉफी के बारे में आपको बताया था व्हाट इज एलोट्रॉफी, और फिर उसके एंड में हमने बताया था आपको एलोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो वहाँ पे आपने ये जाना एलोट्रॉफ्स जो होते हैं वो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सॉलिड। वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं सॉलिड के इन द सेम फिजिकल स्टेट, उसके डिफरेंट अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल्स भी दी थी और उनके टाइप्स एनोट्रोपिक और मोनोट्रोपिक टाइप्स भी बताए थे। एग्जाम्पल्स दी थी मैंने वहाँ पे, टिन की एग्जाम्पल दी थी, सल्फर की एग्जाम्पल दी थी, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी थी, और इसी के साथ साथ मैंने कार्बन की एग्जाम्पल भी दी थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स है वो हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कार्बन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉफी दिखाता है। तो कार्बन ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रॉफी। कार्बन भी एलोट्रॉपिज्म बोलो या एलोट्रॉफी बोलो, कार्बन भी एलोट्रॉफी ये एग्जिस्ट करता, एलोट्रॉफी दिखाता है, शो करता है। यानी सेम फिजिकल स्टेट में ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में, मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट होगा। तो आमतौर पर जो हम लेते हैं कार्बन, इसकी जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन जो है ये एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन फॉर्म। तो जो कार्बन एलिमेंट हमारे पास होता है वो सॉलिड स्टेट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन भी एलोट्रॉपी पोजेस करता है, कार्बन भी एलोट्रॉपी शो करता है। और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनमें ये एग्जिस्ट करता है उनको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन विच इट एग्जिस्ट्स। ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिनमें कार्बन एग्जिस्ट होता है, अलग अलग से। ये होते हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। यानी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इनमें होती है, स्ट्रक्चर में इनकी फर्क होती है, जिस वजह से ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह कार्बन के एलोट्रॉप्स भी होते हैं, और वो कार्बन जो है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो एक यानी ये भी कार्बन एलोट्रॉपी दिखाता है, तो इसके भी एलोट्रॉप्स है। अब मेन जो इसकी सॉलिड स्टेट में कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक एमॉर्फस फॉर्म, दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक होता है एमॉर्फस फॉर्म, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है ये मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अगर जो कार्बन के एटम्स है सॉलिड स्टेट में, अगर वो किसी रेगुलर फैशन में अरेंज्ड नहीं है, यानी रैंडमली वो अरेंज्ड है, कोई वो पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करते, कोई पर्टिकुलर पैटर्न उनमें नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म। हमारे पास सॉलिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड का मतलब वो सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रेगुलरली पैक नहीं हुए होते हैं, वो रैंडमली हैफाजॉर्ड अरेंजमेंट उनका होता है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म का होता है उनमें रेगुलर फैशन में वो एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम बोलेंगे वो रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। अब इसी तरह से कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में मेनली, इसके अलावा भी है, इसके मेनली ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, एक एमॉर्फस फॉर्म, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ये जो एमॉर्फस फॉर्म है, एमॉर्फस फॉर्म में जो कार्बन के एटम्स होते हैं, यानी इस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, लेकिन इसमें एमॉर्फस फॉर्म में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते हैं। तो यहां पे कार्बन एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आर अरेंज्ड हैफाजॉर्डली, हैफाजॉर्डली मतलब इर्रेगुलरली।
यानी देयर इज नो रेगुलर फैशन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड एंड दैट फॉर्म इज नोन एज एमॉर्फस फॉर्म। तो उस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मेन उसमें जो एमॉर्फस फॉर्म में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। उसमें एक तो आता है कोल, एक तो आता है चारकोल और एक आता है लैंप ब्लैक। मेन जो कोल हमारे पास होता है, चारकोल होता है, लैंप ब्लैक होता है। मेन हमारे पास जो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वो इन स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है। यानी कोल एक अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, चारकोल इज आल्सो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, लैंप ब्लैक इज आल्सो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन का बना हुआ होता है, और लेकिन इनमें जो अरेंजमेंट होता है कोई रेगुलर पैटर्न वगैरह नहीं होता है, हैफाजॉर्डली रैंडमली अरेंज्ड कार्बन एटम्स होते हैं। तो ये अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। मेनली हमारे पास ये अमॉर्फस फॉर्म के ये फॉर्म आते हैं। फिर कोल से हमें कोक मिलता है, फिर कोल गैस वगैरह वो फिर गैस कार्बन वगैरह वो सारे अलग अलग इनसे हमें हासिल होते हैं। लेकिन मेन जो हमारे पास अमॉर्फस फॉर्म के कार्बन के अमॉर्फस फॉर्म है वो यहाँ पे कोल, चारकोल और लैंप ब्लैक है। और ये जो है ये तीनों आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास फॉर्म है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यानी कार्बन की जो दूसरी फॉर्म है जिसमें ये एग्जिस्ट होता है वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म। और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन जो है कॉमनली इट इज फाउंड इन फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। ये जो तीन फॉर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, इन तीन फॉर्म में ये यूजुअली एग्जिस्ट होता है। एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरेंस। देखो इसके अलावा भी कार्बन जो है वो इसका ग्राफीन स्ट्रक्चर होता है, इसका कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह होता है, या और भी कुछ हमारे पास है। लेकिन यहां पे जो मेन हमारे पास कार्बन का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब यानी यहां पे जो कार्बन एटम्स होंगे वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न या रेगुलर फैशन। एक डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट क्रिस्टल बनेगा, वही रिपीट हो जाएगा वो पैटर्न, उसके बाद वो क्रिस्टल बनता है, तो वो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है दूसरी फॉर्म कार्बन की जिसमें ये एग्जिस्ट होता है। इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, डेफिनेट पैटर्न वो फॉलो करते हैं। मेन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है वो तीन है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक फ्लोरीन्स है। इनमें भी ज्यादा कॉमनली हमारे पास ये दो आते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। तो यही हमें डिस्कस करने हैं एज पर योर सिलेबस। तो पहले हम देखेंगे डायमंड और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स के बारे में हम इसी तरह से जानेंगे, फिर इनको आपस में हम कंपेयर भी करेंगे। देखो सबसे पहले डायमंड की अगर हम बात करें, डायमंड की बात करें, डायमंड किस तरीके का होता है, कार्बन को तो ये बना ही होता है। अब इसमें कार्बन के एटम्स किस तरीके से होते हैं। अब देखो ये जो डायमंड होता है इसमें हर कोई कार्बन एटम, डायमंड में ईच कार्बन एटम, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। हाँ, हर कोई कार्बन एटम जो होता है, ईच कार्बन एटम डायमंड में इज बॉन्डेड, यानी उसको बॉन्ड होता है किनके साथ, टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन एटम डायमंड में बाकी 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है डायमंड में।
और क्या बनाते हैं वो बनाते हैं रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन टेट्राहेड्रल मैनर। देखो, कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम 4 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा होता है, लेकिन वो 4 एटम ऐसे जुड़ते हैं तो वहां से टेट्राहेड्रल शेप वो बनाते हैं। टेट्राहेड्रल मैनर में वो मैं बताऊंगा अभी टेट्राहेड्रल क्या होता है। टेट्राहेड्रल मैनर, टेट्राहेड्रल शेप वहां से रिजल्ट होती है। वो टेट्राहेड्रल जो शेप होती है वो 3D शेप होती है। तो 3D में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, हर एक कार्बन जो होता है 4 के साथ, फिर वो एक कार्बन 4 के साथ, वो कार्बन 4 के साथ, तो इस तरह से ये हर एक कार्बन 4 के साथ जुड़ता है तो 3 डायमेंशनल शेप बनती है। 3 डायमेंशनल एक रिजिड नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां पे रिजल्टिंग in the formation of three-dimensional rigid, हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप बनती है, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर। ये जो डायमंड होता है इसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है। टेट्राहेड्रल शेप में, टेट्राहेड्रल शेप वो बनाते हैं और वही फिर रिपीट होते हैं और एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर वहां पे बनाते हैं। एक मजबूत तरीन, एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको ये टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है। देखो, ये सपोज करो अगर एक कार्बन है यहां पे, ये एक कार्बन एटम है यहां पे, ये एक कार्बन एटम है। अब इस कार्बन एटम के साथ अगर मैं बोलूंगा आपको 4 कार्बन एटम जुड़े हैं, तो आप सिंपली, अगर आप सिंपली देखोगे, आप ये करोगे यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, नहीं, ये बन गई 2D शेप। इस तरीके से कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के साथ डायमंड में नहीं होते हैं। क्या होता है 3 डायमेंशनल शेप। देखो, मैं यहां पे मार्कर लूंगा, मेरे पास ये 4 मार्कर है। अब मैं बताऊंगा आपको टेट्राहेड्रल शेप किस तरह की होती है। देखो, ये होता है इस तरीके की शेप, इस तरीके से। ये सेंट्रल का, मानो एक सेंट्रल का एक कार्बन एटम है, सेंट्रल का एक कार्बन एटम, और यहां से ये इस तरह से जुड़े हैं, ये 3 के साथ जुड़ा, और इसी तरीके से ये 4th के साथ भी जुड़ेगा, इसी तरीके से ये 4th के साथ इस तरीके से जुड़ेगा। देखो देखो, इस तरीके की जो शेप होती है ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। इस तरीके की शेप जो होती है ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, 4 यहां पे सेंट्रल कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। ये 3 डायमेंशनल शेप है। तो इसको मैं बोर्ड पे अगर बनाऊंगा तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा। यहां से एक इस तरह से होता है, यहां एक इस तरह से होता है, एक फिर पीछे की तरफ, एक फिर पीछे की तरफ होता है, और एक इस तरह होता है। तो इस तरीके की ये कार्बन एटम्स होते हैं। एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं इन टेट्राहेड्रल शेप। ये होती है टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है, ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। और इसमें जो आप कोई भी 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स ले लो, कोई भी 2 बॉन्ड्स ले लो, इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान एक डेफिनेट एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल। और वो जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इतना वो एंगल होता है। यानी जो भी आप यहां पे 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स लोगे, इन 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। इतना वो एंगल होता है। सपोज करो अगर मैं यहां पे आपको ये फिर से ये मार्कर वाली डायग्राम बताऊंगा, तो ये है,
तो इसका मतलब अगर इन दो के दरमियान एंगल मालूम करो, वो ये टेट्राहेड्रल एंगल होगा। इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान, दो बॉन्ड्स के दरमियान आप एंगल पता करो तो वो होगा टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, पैटर्न होता है कार्बन एटम्स का डायमंड में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डायमंड का जो स्ट्रक्चर है इसमें हर एक कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। टेट्राहेड्रल शेप वहां पे बनती है और वो जो रिपीट होता है फिर यूनिट्स वहां पे क्या बनता है फिर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, और वहां पे फिर एक रिजिड जैसा स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। तो ये होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्बन में। अब मैं आपको इसी को एक्सपेंड करके बताऊंगा इस स्ट्रक्चर को। देखो टेट्राहेड्रल शेप, जब टेट्राहेड्रल शेप वो रिपीटिंग ब्लॉक बनता है तो वो रिजल्ट होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल में। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे आपको इस तरह से मैं बताऊंगा, लिखना है, ये बनाना है। ये देखो मैं पहले एक इधर एक कार्बन सपोज करो है, फिर यहां पे एक और कार्बन है, इसी तरह से यहां पे 3 की डायरेक्शन, एक यहां पे, फिर इसी तरह से एक इस तरफ और एक मानो इस तरफ, ये पीछे की तरफ। ये है 4 कार्बन एटम एक कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से मैं इसको अब 4 के साथ जोड़ूंगा, पहले मैं इसको 1 के साथ जोड़ूंगा इस तरीके से। ये तो ऑटोमेटिक देखो, 1 फिर 2, इसको और 2 होंगे, है ना। इसी तरह से ये 2 होंगे, इसके और 4 अपने होंगे, इसके 4 होंगे, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, जिस तरह मैंने यहां पे बनाया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसी तरीके से जो ये वाला होगा, हर एक कार्बन में टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। अगर ये वाला कार्बन मैं लूंगा, इस वाले कार्बन में भी सपोज करो मैंने इस तरीके से लिया, ये यहां पे है दूसरा इसको कार्बन, तो ये हो गया 2 के साथ अटैच। फिर इसी के साथ यहाँ पे ये कार्बन 4 के साथ एक हो गया यहाँ पे, इसी के साथ ये इस तरह से होगा, इसी के साथ ये इस तरह से होगा 4 के साथ, है ना। अब ये वाला कार्बन भी 4 के साथ होगा, ये सॉरी, अगर इस तरह मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा नीचे तो ये वाला कार्बन 4 के साथ, ये भी 4 के साथ होगा। अब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके का पैटर्न होगा। अब ये देखो, ये वाला कार्बन किसके साथ होगा, ये हो गया 1, है ना, ये वाला कार्बन। अब ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। समझ आया। तो इसी तरीके से आप हर एक ब्लॉक को इसको रिपीट करो, 4 के साथ जोड़ो, इसको 4 के साथ जोड़ो, इसको 4 के साथ, इसको ऑलरेडी 2 के साथ आप 2 के साथ जोड़ना है, ये 1 के साथ जुड़ा है तो 3 के साथ जोड़ना है। इसी तरह से आप रिपीट इसी तरह बनाओ ये डायग्राम, तो ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगी, एक 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क बनेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। यह है डायमंड का स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पे जो डायमंड की जो यहां पे बॉन्ड लेंथ होती है, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट 154 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के दरमियान डायमंड में कार्बन और कार्बन, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होते हैं 154 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10 रेज़्ड पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर होता है 10 रेज़्ड पावर -12 मीटर। तो ये 154 पिकोमीटर होती है इनकी बॉन्ड लेंथ। अब देखो यहां पे ये होते हैं कोवैलेंटली बॉन्डेड। तो यहां पे मैं अगर आपको उसमें डेफिनेशन में ऐड करना है तो ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड। ये कोवैलेंट बॉन्ड्स यहां पे बनाते हैं, ये कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड। तो ईच कार्बन एटम, डायमंड में बात कर रहा हूं, ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन एटम्स इन टेट्राहेड्रल मैनर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क। तो वहां पे 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क बनता है। तो इसी वजह से जो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है, इसी वजह से जो डायमंड होता है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 डायमेंशनल, बिकॉज ऑफ दिस 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क, बिकॉज ऑफ द 3 डायमेंशनल रिजिड नेटवर्क, डायमंड जो होता है ये होता है हार्ड। डायमंड क्या होता है?
डायमंड इज एन एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड क्रिस्टल। डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है इसी वजह से क्योंकि इसमें हर एक बॉन्ड, हर एक कार्बन 4 के साथ रिजिडली टाइटली बॉन्ड होता है और एक रिजिड नेटवर्क बनता है, 3D नेटवर्क, जिसकी वजह से ये हार्ड क्रिस्टल होता है। और ये जो डायमंड होता है इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। करीब करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3843 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। ये जो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर डायमंड का, और ये मजबूत स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो डायमंड होता है, डायमंड ये एग्जिस्ट होता है नेचुरली, डायमंड एग्जिस्ट नेचुरली इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट होता है क्योंकि ये केमिकली बहुत ज्यादा बहुत कम ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के होते हैं वो चारों इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, वो बंद है, यानी इसको किसी के साथ रिएक्ट करने की गुंजाइश नहीं है उस तरीके से। तो इस वजह से ये जो डायमंड होता है ये एग्जिस्ट होता है इन फ्री स्टेट, नेचुरली इन फ्री स्टेट। तो एग्जिस्ट नेचुरली इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट नेचुरली इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट नेचुरली इन फ्री स्टेट, यानी ये एग्जिस्ट होता है डायमंड की सूरत में, फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट होता है। इन द फॉर्म ऑफ किसी कंपाउंड में ये नहीं पाया जाता है, ये नेचुरली फ्री स्टेट में ऑकर होता है, एग्जिस्ट होता है डायमंड। और ये जो डायमंड है इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो डायमंड की है वो है अप्रोक्सीमेटली 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां से ये प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड भी है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टीज भी इसी के साथ में, पहले स्ट्रक्चर बताया, अब इसी के साथ ये प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड भी है। तो डेंसिटी ऑफ द डायमंड होती है वो होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड जो होता है ये होता है ट्रांसपेरेंट, डायमंड होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लाइट में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.45। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 2.45, ऐसा समझ। अब इसके बाद अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, देखो कंडक्टिविटी चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो या हीट कंडक्टिविटी हो, वो होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स वगैरह, तो उसमें कंडक्टर्स आपको पता ही है कि जो कोई भी सबस्टेंस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। अब यहां पे जो कार्बन है, हमें पता है कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन का है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है, चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, चारों इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है, ये बॉन्ड किसी ना किसी कार्बन एटम के साथ बनाए हुए हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री नहीं है, यानी कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री नहीं है। जब कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ there are no free electrons in diamond. When there are no free electrons in diamond, so diamond is obviously a bad conductor of electricity, a bad conductor of heat. तो ये डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जो इसके वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं विथ अदर कार्बन एटम्स। तो यहां पे मैं बताऊंगा डायमंड जो होता है ये होता है बैड कंडक्टर, ये होता है बैड कंडक्टर। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड में एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये थी इसकी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद ये जो डायमंड होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि अब क्रिस्टल किस तरीके के बनाता है, यानी जब हम देखते हैं ये जो टेट्राहेड्रल
शेप्स आपस में मिलती है तो वहां से एक क्रिस्टल बनता है जिसको हम बोलते हैं ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। तो ये इट एग्जिस्ट्स एज ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स, एग्जिस्ट एज ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स, exist as octahedral crystals। octahedral crystal की बात मैं यहां पे आपको बताऊंगा किस तरीके का होता है। ये देखो, सपोज करो मैंने एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया, ये मैंने यहां पे एक क्यूब बनाया। देखो यहां पे एक कार्बन एटम, यहां पे कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, 8 कार्बन पे 8 कार्बन एटम्स है। आया समझ? उसके बाद ये जो होता है इसका फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के सेंटर में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। 6 फेस के सेंटर में, ऊपर, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, बैक, फ्रंट। ऐसा समझ? तो 6 फेसेस जो है, 6 फेसेस के सेंटर में 6 कार्बन एटम्स और होते हैं। और उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे एक और क्रिस्टल होता है, सॉरी कार्बन एटम होता है यहां पे, यानी इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर एक होता है जो 4 के साथ जुड़ा होता है, जो 4 के साथ जुड़ा होता है। जैसे एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, जो टॉप वाला है, कितने आ गए? 4। और एक बैक वाले के साथ, एक बैक वाले के साथ, ये 4 के साथ जुड़ा होता है। टेट्राहेड्रल शेप में ही होता है। आया समझ? इसी तरीके से यहां पे, इसके यहां पे, समझ आया? क्योंकि ये 3D है, यहां पे आपको बताना मुश्किल होगा। ये देखो, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर इस कार्बन एटम के उस साइड, इस कार्बन एटम के उस साइड एक कार्बन एटम होता है, वो भी इसी तरह से 4 के अगेंस्ट जुड़ा होता है, वो भी इसी के साथ 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ, इसके साथ, यानी राइट के साथ, फ्रंट के साथ, और जो है ऊपर वाले के साथ, ये जो टॉप वाला है 1 2 3 और ये वाला है 4। और यहां पे एक और होता है जो ये वाला है, फ्रंट वाला, ये वाला नीचे वाला, बॉटम एंड फ्रंट। तो ये है, यहां पे एक और होता है, वो भी 4 के साथ जुड़ा होता है, 1 2। आया समझ? यहां पे 3 और यहां पे फ्रंट हो गया 4। फिर यहां पे होता है एक और कार्बन एटम, ये होता है इसके साथ बैक 1, नीचे 1, यहां पे साइड 1 और इसके साथ 4 1। तो इसी तरह से आपस में एक क्रिस्टल को मिला के जब हम इसको बनाएंगे, ये कार्बन एटम डाल के, ये कार्बन एटम डाल के, ये वाला और ये वाला डाल के, तो ये एक क्रिस्टल बनता है जिसको हम बोलते हैं ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल। इसी तरह का जो है शेप डायमंड इसी तरह के क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट होता है। तो ये डायमंड जो होता है, इट एग्जिस्ट एज ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स, ओक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स। आया समझ? अब इसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, आपको पता ही है कि मैंने आपको बोला है कि अलोट्रॉफी में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंस अगर हम देखेंगे, वो ये है कि डायमंड जो है ये हायर टेम्परेचर्स पे एज कंपेयर टू ग्रेफाइट स्टेबल है, एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट थोड़ा सा रिएक्टिव है ज्यादा एज कंपेयर टू डायमंड हायर टेम्परेचर्स पे। और एक बात यह है कि जो डायमंड होता है, डायमंड जो होता है इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। हर कोई सॉल्वेंट आप ले लो, उनमें ये इनसॉल्युबल होता है। ऐसा समझ? तो ये है डायमंड क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर डायमंड किस तरीके होता है वो भी मैंने आपको दिखाया, और प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड क्या है, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी डायमंड की है वो भी मैंने आपको बताया यहां पे। तो ये था डायमंड, ये पहला अलोट्रॉप कार्बन का। अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन फॉर्म में पहला अलोट्रॉप जो मैंने बताया वो मैंने डायमंड बताया, इसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहां पे बताई। अब नेक्स्ट मैं आपको ग्रेफाइट के बारे में और उसके क्रिस्टल के बारे में बताऊंगा।